हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगेन स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स। ये पार्ट 2 है। और कल हमने लाइव स्ट्रीमिंग की थी रात को 9 बजे। तो उसमें हाफ स्ट्रीमिंग तो ठीक चली थी, लेकिन उसके बाद नेटवर्क इश्यूज आने शुरू हो गए थे। ठीक, तो वो स्ट्रीमिंग कंप्लीट हो नहीं पाई थी। तो वही ये क्वेश्चन है, एमसीक्यूज हैं, 30 एमसीक्यूज हैं। और इनको हमने कल डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था। हाफ तो ठीक चला था, लेकिन उसके बाद थोड़ा नेटवर्क इश्यूज आ गया था। तो आज हम वही एमसीक्यूज करेंगे और थोड़ा थोड़ा डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन हाँ गो थ्रू करेंगे। ठीक, ताकि जो हमारा मैक्सिमम टाइम है 15 मिनट्स में ये सारे कवर हो जाए। तो 30 में से आप चेक करना कि आपके कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन हम नहीं करने वाले, तो जो राइट आंसर है उनमें हम डायरेक्टली टिक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमम 15 मिनट में 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन है सप्लाई कर्व मोनोपोली फॉर्म इज। तो ये हमने कल भी डिटेल किया था। ठीक है, जितने भी लाइव स्ट्रीमिंग में थे उनको पता होगा। और जो नेक्स्ट स्ट्रीमिंग होगी वो होगी कल। ठीक है, आज कोई स्ट्रीमिंग नहीं होगी, जो कल होगी रात को 9 बजे। उसके बाद जो सप्लाई कर्व है मोनोपोली, वो क्या है, दैट इज नॉन एग्जिस्टेंस। बिल्कुल ठीक था, आंसर पे ही बच्चों का ठीक था लास्ट स्ट्रीमिंग में भी। मोनोपोली की ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे मोनोपोली की सप्लाई कर्व नहीं होती। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द डिमांड फॉर गुड्स इज इनलास्टिक एन इंक्रीज इन प्राइस विल कॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द गुड टू। इनलास्टिक डिमांड है तो मतलब उसको वो चीज़ चाहिए ही चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो अगर उसका प्राइस ही बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी, मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर उसका इंक्रीज होगा। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी इंप्लाइज। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी दो चीज़ें हैं, एक बिल्ट इन स्टेबलाइजर और दूसरा है डिस्क्रिशनरी। तो इसमें हम डिस्क्रिशनरी फिजिकल मतलब दैट इज डेलिबरेटली चेंज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। उसके बाद इन केस ऑफ गिवन गुड्स अ फॉल इन इट्स प्राइस लीड टू। गिवन गुड्स से पॉजिटिव रिलेशन अप्लाई प्राइस से, जैसे ही गिवन गुड्स का प्राइस कम होगा तो डिमांड भी कम होगा, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, सो रिड्यूस द डिमांड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था द इकोनॉमिस्ट ऑब्जेक्शंस टू मोनोपोली रेस्ट ऑफ ऑन विच द फॉलोइंग ग्राउंड्स। मतलब मोनोपोलिस्ट जो ऑब्जेक्शन करते हैं मोनोपोली में, क्या रीजन है। ठीक है, नंबर 1 देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम कंज्यूमर्स टू मोनोपोलिस्ट। तो एक इनकम का ट्रांसफर हो रहा है कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। उसके बाद नेक्स्ट देयर इज वेलफेयर लॉस एज रिसोर्सेज टेंड टू बी अ मिस अलोकेट अंडर मोनोपोली। मोनोपोली में रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते, तो इसलिए जो दोनों स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो इसी की जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये इनका मिनिमम पॉइंट टच करते हुए निकलती हैं। तो इन मिनिमम पॉइंट को मिला के जो हमारे पास बनता है दैट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। और जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है ये डिफरेंट शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को टच होते हुए निकलता है, तो इसको बोलते हैं एनवेलप कर्व। तो एनवेलप की शेप डिराइव करता है या फिर एक एनवेलप की तरह काम करता है, जिसके अंदर सभी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट आ जाती हैं। उसके बाद ऑन विच लॉ ऑफ कंजप्शन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड। ठीक, कंज्यूमर सरप्लस किस लॉ पर बेस्ड है, एंजल लॉ, लॉ ऑफ डिमांड, फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन एंड सेकंड लॉ ऑफ गॉसिन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन, जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक, और सेकंड लॉ है आपका इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और ये ऑलरेडी आ चुके हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट डिफरेंट वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परफेक्टली इलास्टिक सेगमेंट ऑफ द एलएम कर्व। एलएम कर्व जब परफेक्टली इलास्टिक होता है वो क्या शो करता है। ठीक, एलएम कर्व जो परफेक्टली इलास्टिक है यहाँ से यहाँ तक, ये केंजन रेंज को शो करता है। उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज, और उसके बाद जब वर्टिकल हो जाता है दैट इज क्लासिकल रेंज। उसके बाद इन द कंजप्शन फंक्शन द इक्वेशन C इक्वल टू 50 प्लस 0.8y देन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होता है सबसे पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू डिपेंड करती है MPC पे। ठीक है, 1/1 माइनस MPC। तो जो यहाँ पे MPC है, MPC क्या शो करता है, दैट इज C इक्वल टू C बार प्लस BY। B ऑटोनोमस कंजप्शन, और जो दैट इज C बार ऑटोनोमस कंजप्शन, और जो B है वो MPC। ठीक है, MPC 0.8 है, तो MPC 0.8 है, सिंपली हमारे पास 1 माइनस 0.8 0.2 रह गया। ठीक, तो आंसर डायरेक्टली आ गया 5। और आप कैलकुलेट करते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर जहाँ पे भी समझ नहीं आता वहाँ वीडियो पॉज कर लेना। सो द एक्सेलेरेटर मॉडल प्रिडिक्ट्स दैट चेंजेस इन द इन्वेस्टमेंट आर डिटरमाइंड बाय। ठीक, तो चेंज इन डिटरमाइन मतलब चेंज इन जो आउटपुट, ये जो रेशो होता है दैट इज चेंज इन के अपॉन चेंज इन वाई, दैट इज इन्वेस्टमेंट, चेंज इन के इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और चेंज इन वाई दैट इज आउटपुट। जो राइट आंसर है वो है आउटपुट।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द क्वालिटेटिव कंट्रोल मेजर्स इज, आरबीआई का क्वालिटेटिव कंट्रोल, तो बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये तीनों हैं क्वांटिटेटिव्स, मार्जिन रिक्वायरमेंट जो है वो है क्वालिटेटिव्स, ठीक, क्योंकि एक डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड द सिक्योरिटी पेड, ठीक है, सिक्योरिटी के बीच का एक डिफरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अकॉर्डिंग टू द केंजेस चूज द करेक्ट रिस्पॉन्सेज, तो केंज के अकॉर्डिंग वेलोसिटी ऑफ मनी इज अनस्टेबल होती है। उसके बाद नेक्स्ट, द डिमांड फॉर मनी इज स्टेबल, डिमांड फॉर मनी होता है अनस्टेबल अकॉर्डिंग टू केंज, ये गलत है। द डिमांड फॉर मनी इज इंटरेस्ट इलास्टिक, बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू केंज। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिमांड इज अनस्टेबल, बिल्कुल ठीक है फोर्थ, तो अपना बी आंसर जो है करेक्ट है। यहाँ हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग अपनी स्ट्रीमिंग में काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर चुके थे। सो द ग्रेटर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द ग्रेटर इज द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन सेलर या कंज्यूमर किस पे पड़ेगा, तो यहाँ समझना जरूरी है स्टेटमेंट, जितनी अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ज़्यादा है, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट ज़्यादा है, मार्केट अवेलेबल काफ़ी है, तो अगर कोई सेलर प्राइस बढ़ाता है तो उसका डायरेक्टली लॉस है, ठीक, क्योंकि कंज्यूमर दूसरे के पास शिफ्ट कर जाएगा। तो जो इंसिडेंस होता है फाइनल मनी बर्डन, तो फाइनल मनी बर्डन किस पे आएगा, सेलर पे। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट अब्सॉर्प्शन अप्रोच, तो अब्सॉर्प्शन अप्रोच जो एक रिलेशनशिप बताता है, दैट इज BOP इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। उसके बाद मैटलर पैराडॉक्स, ये दो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, एक मैटलर एक स्टॉपलर सिमुलेशन, ठीक है, तो इसलिए दोनों को एक साथ प्लॉट किया है। स्टॉपलर इफेक्ट दैट इज मैटलर इफेक्ट, ये बताता है द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन डोमेस्टिक प्राइस, और वहीं अगर हम बात करेंगे स्टॉपलर सिमुलेशन थ्योरम, तो ये बताता है द इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन फैक्टर प्राइस, ठीक, तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद 17 क्वेश्चन था, द इकोनॉमिक सर्वे इज कंपाइल्ड बाय, तो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो कंपाइल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक। बाकी जो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, ये भी जो WPI के आंकड़े हैं ये पेश करती है। CSO आपको पता होगा, IIP और CPI, इनके जो CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इनके जो डाटा है पब्लिश करती है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडियाज GDP इज मोर देन इट्स GNP, GDP ज़्यादा है और GNP कम है, क्यों, उसका रीजन है, मतलब नेक्स्ट स्टेटमेंट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, तो अगर जो GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, मतलब हमने दैट इज GNP मीन्स इंडिया से भी कमाया प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से भी अर्न किया, ठीक है, बल्कि GDP का मतलब है कि हमने इंडिया से ही अर्न किया, तो जो GNP है दैट मीन्स इक्वल टू GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, तो मतलब अगर ये पॉजिटिव होता तो GNP ज़्यादा होती GDP से, अगर ये नेगेटिव है इसीलिए तो GDP ज़्यादा होगी GNP से, तो ये स्टेटमेंट 1 ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट नहीं है, ओनली 1 इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट वन इज द सेल टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज, सेल टैक्स इंपोज करती है स्टेट गवर्नमेंट और उसको कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। क्वेश्चन नंबर 20 था द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th फाइव ईयर प्लान, ठीक, तो मेन ऑब्जेक्टिव था फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विडिटी एसेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर जो UPSC कंडक्ट करती है, UPSC IAS के एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ठीक, तो उसमें भी लेवल इकोनॉमिक्स का इतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा UGC नेट में। UGC नेट मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा वाइड लेवल पूछता है क्वेश्चन, स्पेशली इकोनॉमिक्स के। अगर आप UPSC का क्वेश्चन देखोगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा इकोनॉमिक्स। सो जो लिक्विडिटी है अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक, एज लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है करेंसी की, ठीक, उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद बैंक्स, आप कभी भी विड्रॉल करा सकते हो, ठीक, उसके बाद सेविंग डिपॉजिट विद बैंक्स और फिर टाइम डिपॉजिट, दैट मीन्स 4th इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 था इंटरेस्ट इज बोथ रियल फिनोमिना एज वेल एज मॉनेटरी फिनोमिना, किसने बोला, दैट इज विक्सेल, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट विक्सेल ने ये बोला था, बल्कि केंज बोलता था इट इज अ मॉनेटरी फिनोमिना, बल्कि क्लासिकल बोलते थे इट इज अ रियल फिनोमिना, ठीक। उसके बाद द डेथ ऑफ द बेबी चाइल्ड बिफोर 7 days ऑफ डिलीवरी, इसको हम बोलते हैं पेरीनेटल मोर्टेलिटी रेट, और अगर डेथ हो जाती है बिफोर 28 days इसको हम बोलते हैं नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, और ये दोनों ही क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक। IMR भी आता रहता है और MMR, ठीक है, ये भी कई बार रिपीट होता है MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 अंडर द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये सेम क्वेश्चन था जो हमने लास्ट अपनी स्ट्रीमिंग में पूछा था, लास्ट से लास्ट, सो सिर्फ थोड़ा सा वे चेंज था, द प्राइस विल बी हायर
इन द मार्केट वेयर प्राइस वहां ज्यादा होंगे जहां इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगी, यूनिटी इलास्टिक, हाई इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। देखो प्राइस हाई वहां होगी जहां उस गुड्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, अवेलेबिलिटी सब्स्टिट्यूट कम होंगे, ठीक। जहां उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है, उस गुड्स की डिमांड लेस इलास्टिक है, वहां उसकी प्राइस ज्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव रिगार्डिंग एमपीसी एंड एमपीएस इन वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। ये तीनों कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनका रिलेशन कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एमपीसी वेरी करते हैं 0 to 1, एमपीएस भी 0 to 1, बल्कि जो मल्टीप्लायर है ये वेरी करता है 1 to infinity, ठीक। सो हायर द एमपीएस हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमपीसी से जुड़ा होता है मल्टीप्लायर की वैल्यू, ठीक। हायर द एमपीसी हायर द मल्टीप्लायर बिल्कुल ठीक है। एमपीसी इज 1, मल्टीप्लायर विल बी इन्फिनिटी, बिल्कुल ठीक है। जब एमपीसी 1 हो जाएगा आपका, ठीक, ये 1 - 1 तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक। और उसके बाद इफ एमपीएस इज 0 मल्टीप्लायर बिकम 1, अगर एमपीएस 0 है तो एमपीसी 1 है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सेकंड एंड थर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद मीन डेविएशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, तो मीन डेविएशन हम लोग सभी से कैलकुलेट कर सकते हैं, एनी ऑफ द अबव। और मीन डेविएशन में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, माइनस प्लस के जो साइन है इसमें इग्नोर किए जाते हैं, ऑल आइटम्स आर ट्रीटेड एज पॉजिटिव। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसमें ना इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है वैल्यूज गिवन होती हैं, सिर्फ फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला है वो है दैट इज सिग्मा अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाई 100। उसके बाद एक ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2x and 18 इज इक्वल टू 6, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन होता है, एक तो ये फॉर्मूला ये है कि उसका जो अंडर रूट निकाल के आप कर सकते हो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई 18 इक्वल टू 6। तो लेकिन अब ऐसा भी आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सीधा दिया हुआ है कि इसका वैल्यू 6 है, तो 6 का क्यूब देखो कितना होता है 216। अब आपने दो वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। पहले इनकी मल्टीप्लीकेशन करो, 18 मल्टीप्लाई 2 36। अब 36 को इनसे मल्टीप्लाई करते रहो जितने आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक। तो इसमें बहुत कम टाइम लगेगा, जैसे 36 to 72 ये आंसर नहीं हो सकता, 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216 ये आंसर आपका करेक्ट है। सो बी इज करेक्ट। उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कई बार, गिवन द मीडियन, दैट इज ये वैल्यू दी होती है, मोड की वैल्यू दी गई है, मीडियन की वैल्यू दी गई है, अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। तो जो हम फॉर्मूला है इस फॉर्मूला से निकलेगा z इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक। ये वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल निकल आएगा। तो z मोड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है वैल्यू 45, ठीक है, इक्वल टू 3 मीडियन की ऑलरेडी दी हुई है 41 माइनस 2, और मीन की नहीं दी हुई, मीन की नहीं दी हुई, हम इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड, दैट इज 2 मीन इक्वल टू 41 मल्टीप्लाई बाई 3 123 माइनस 45, तो दैट इज 2 मीन, और 123 माइनस कर देंगे 45, 13 माइनस 5 8, 11 माइनस 4 दैट इज 7 78। सो मीन निकल गया हमारे पास 78/2 दैट इज 39। उसके बाद सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाइड बाय, लास्ट क्वेश्चन है, सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई होता है, दैट इज कोई भी मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक, बल्कि फैक्टर रिवर्सल को और टाइम, दैट इज जो फैक्टर रिवर्सल टर्म्स ऑफ ट्रेड है, और जो दूसरा टाइम रिवर्सल टर्म्स ऑफ दैट इज टाइम रिवर्सल सॉरी टेस्ट है, वो सेटिस्फाई करती हैं दोनों चीजें, ठीक है। फिशर इंडेक्स हो गया, मार्शल एजवर्थ हो गया, अलग अलग तरीके से। तो इसमें जो आंसर है सर्कुलर टेस्ट इज सेटिस्फाई बाय नन, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाइव आएंगे कल, उसमें हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पार्ट 3। इसमें हम रैंडमली बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपके स्कोर को डेफिनेटली बूस्ट अप करेंगे। तो खैर हमने यही कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कवर हो जाए क्वेश्चंस, तो मेन टारगेट था जो क्वेश्चन मिस हो गए थे उनको डिस्कस करना, ठीक। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में अगेन 9 PM टुमारो, ठीक। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।